नमस्ते साथियों, फोर्थ ग्रेड की कक्षा में आपका स्वागत है। वैसे तो कल की लास्ट क्लास थी, लेकिन एक दो लोगों ने कहा था कि सर हमारा पेपर 21 को है, किसी का 20 को है ना, तो आज भी क्लास ले ली जाए। तो आज भी हम प्रश्न लेके आए हैं, कुछ ऐसे डाउट वाले प्रश्न थे। तो देखिए, आपको भी कोई डाउट रहता है तो आप या तो यहाँ कमेंट कर दीजिए या फिर कपिल सर हिंदी, ये इंस्टाग्राम की आईडी है। इस पे स्टोरी पे मैं हर दिन क्वेश्चन लगाता हूँ और उसके आंसर अगर आप रिप्लाई करते हैं तो उसका सही गलत भी मैं आपको बताता हूँ। तो आप मुझसे डाउट भी पूछ सकते हो। तो अगर जिन लोगों को नहीं पता है तो इस आईडी पे जाके देख सकते हैं। चलिए, तो जो प्रश्न है देखेंगे। अगर इसके बाद में ये आज लास्ट क्लास, अगर और भी अगर आपकी लास्ट तारीख को पेपर है, मतलब कि 22 तक 21 तक चल रहा है ना, तो 21 को है किसी का और वो देख रहा है वीडियो, तो मुझे कमेंट में बता देना, तो कल भी क्लास में ले लूंगा। चलिए, तालाब में कमल का फूल खिला है, वाक्य में कमल में संज्ञा है। कमल में कौन सी संज्ञा है ये बताना है। अब व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या फिर कोई नहीं। तो कमल का फूल खिल रहा है तो कोई एक ही कमल नहीं खिलता है, बहुत से कमल खिलते हैं, है ना। और एक कमल क्या है, कोई नाम नहीं है। कमल कहने से हमको पूरे कमल का जो समूह होता है उसका बोध होता है, सिवाय एक फूल का नहीं होता है। पूरे जो कमल समूह है उसका बोध हो जाएगा, है ना। जो कमल का फूल है उसका पूरे समूह का बोध होता है कमल से। तो कमल क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक नहीं होगी। ठीक है। व्यक्तिवाचक कब होती है, जब केवल एक ही हो दुनिया में और उसका नाम लेने से उसका ही बोध, किसी और चीज का बोध ना हो। कमल का फूल कहने से क्या होता है, आप फूल की बात है तो कमल ये क्या हो जाएगा, पूरे वर्ग को दर्शाता है, अपने कमल वर्ग को। तो ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अगर कमल इधर आओ कहा, है ना, कमल इधर आओ, ठीक, तो इसमें जो कमल है ये क्या हो जाएगा। अब ये फूल नहीं है, कमल किसी व्यक्ति का नाम है, और ये व्यक्ति विशेष हो जाने से क्या हो जाएगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है। तो जहां अगर कमल नाम है तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगी, अगर कमल फूल है तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। चलिए आगे और प्रश्न देखेंगे। शेक्सपियर इंग्लैंड के कालिदास थे, वाक्य में कालिदास में संज्ञा है, ये जो कालिदास है इसमें कौन सी संज्ञा है, तो कालिदास तो नाम है तो व्यक्तिवाचक होना चाहिए। लेकिन शेक्सपियर इंग्लैंड के कालिदास है, तो शेक्सपियर की यहाँ पे क्या की है, कालिदास से तुलना की है। तो कालिदास जैसे बताया गया है, तो कालिदास के गुणों जैसे बताया, कालिदास यहाँ क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जातिवाचक। अगर पूछ ले कि शेक्सपियर में कौन सी संज्ञा है, तो शेक्सपियर केवल एक व्यक्ति को दर्शाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक। अगर आपसे पूछा है कालिदास, तो इसके कालिदास जैसे गुणों को दर्शाया है, तो कालिदास में कौन सी संज्ञा होगी, कालिदास में जातिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, यहाँ कालिदास में पूछा है। अगर संस्कृत के जो कालिदास है, जो विद्वान है संस्कृत के, अगर उनकी अकेले की बात करते तो कालिदास से व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है ना। चलिए आगे मैं और एक दो उदाहरण से आपको समझाऊंगा, ये उदाहरण से अच्छे से आपको समझ आ जाए। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। अब देखिए, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है मतलब कि गांधी से हमको पता चलता है कि किसका बोध हो रहा है, महात्मा गांधी का, और किसी गांधी परिवार का हो रहा है क्या, नहीं, सिर्फ महात्मा गांधी का। यहाँ एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा है, मतलब कि गांधी यहाँ पे कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर हम नॉर्मली पूछे कि गांधी में कौन सी संज्ञा है, तो गांधी पूरे गांधी समाज को दर्शाता है ना, पूरे गांधी वर्ग को दर्शाता है। तो अकेला गांधी क्या करेगा, अकेला गांधी शब्द जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, तो अब जो गांधी है ये जातिवाचक से अब क्या बन गई, अब क्या बन गई, ये व्यक्तिवाचक बन गई। क्या बन गई, व्यक्तिवाचक बन गई। एक दो और उदाहरण है, उससे आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे प्रश्न किया है कि किस रूप से किसमें बदला है। तो वैसे गांधी अगर नॉर्मली हम बोले सामान्य अर्थ में, तो गांधी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। और यहाँ हमने प्रयोग किया तब किसमें बदल गया, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में।
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक से नहीं बना है, ये व्यक्तिवाचक वाले नहीं, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में बनी है ना। ये गांधी तो क्या है, वैसे अकेला गांधी, अगर हम गांधी कहे तो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ गांधी को राष्ट्रपिता कहा मतलब कि महात्मा गांधी का बोध हो गया, तो ये जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा बनी है यहाँ पे, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इसमें और समझ आ जाएगा आपके, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। अब जयचंद तो एक था, है ना, तो जयचंद की अकेले की बात करेंगे तो व्यक्तिवाचक होता है, लेकिन हमारे देश में जयचंद की, जयचंदों की मतलब कि जयचंद जैसे गुने वाले, है ना, जितने व्यक्ति है तो एक व्यक्ति नहीं, ऐसे काफी व्यक्ति है, तो पूरे क्या करते हैं, उस समूह को दर्शाते हैं। तो यहाँ पे जो जयचंदो है ये कौन सी संज्ञा हो जाएगी, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होंगी, समूहवाचक भी नहीं होंगी, क्या होंगी, जातिवाचक संज्ञा। तो तीसरा ऑप्शन सही। भाववाचक भी नहीं, तो आपको ध्यान रखना है, अगर उस व्यक्ति के बारे में प्रॉपर बात की गई है तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, अगर से उसको जैसा अगर किसी को बताया है तब वो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। मन चंगा तो कटौती में गंगा, लोकोक्ति का अर्थ है, क्या हो जाएगा, गंगा स्नान महत्वपूर्ण है तो ये नहीं होगा, कठौती में हाथ धोना भी नहीं होगा, बाहरी बातों पर ध्यान देना नहीं होगा, क्या हो जाएगा, महा आडंबरों में विश्वास ना करना, यही अर्थ इसका निकलता है, लेकिन जो मेन है वो क्या हो जाएगा, बाहर आडंबरों में विश्वास ना करना, है ना। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट जो है वो क्या है, चौथा ऑप्शन सही है। काजी जी दुबले क्यों, शहर का अंदेशा है, काजी जी दुबले क्यों, शहर का अंदेशा है, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। अब काजी जी दुबले हैं तो लोगों को टेंशन हो रही, चिंता हो रही है ना, कि भाई वो दुबले क्यों है, पूरे शहर को अंदेशा है मतलब कि उनको सबको चिंता है। दूसरों के कष्ट में चिंतित रहना, तो यही बिल्कुल सही है, जहाँ काजी जी दुबले हैं और टेंशन किसको है, पूरे शहर को है, तो दूसरों के कष्ट में चिंतित होना, किसी और के कष्ट में आप चिंतित हो तो ये लोकोक्ति यहाँ काम आ जाएगी, काजी जी दुबले क्यों, शहर का अंदेशा, बाकी ये नहीं होंगे, है ना। चलिए, कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ है, कान का कच्चा होना का क्या अर्थ होगा, बहरा होना, तो बहरा होना नहीं होता है, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, मतलब किसी ने आके कुछ कह दिया, है ना, कोई आया आपका दोस्त, उसने कह दिया कि अभी शेर मिला था मैं उससे लड़के आया, और आपने मान लिया और सही बात है, मतलब किसी की भी सुनी सुनाई बात पे आप विश्वास कर लेते हो, मतलब आप कान के कच्चे हो। तो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, सभी पर अविश्वास करना नहीं होता है, कम सुनाई देना भी नहीं होता है, ये हो जाता है सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, मतलब कान का कच्चा होना। चलिए ये तो आप बता दोगे, गड़े मुर्दे उखाड़ना का क्या अभिप्राय है, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा, गड़े मुर्दे उखाड़ना, व्यर्थ श्रम करना नहीं होगा, कब्रिस्तान में शरारत करना ये भी नहीं होगा, अंतिम संस्कार करना भी नहीं होता है, पुरानी अवांछित बातों को दोहराना, मतलब जो पुरानी बातें हैं उसको निकाल लेना बिना मतलब के, वो क्या होते हैं, गड़े मुर्दे उखाड़ना, तो जाएगा चौथा ऑप्शन सही। शुद्ध शब्द है, चारों में से शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा, प्रतिभूति, पड़ोसी, बीमार, कवयित्री, तो कवयित्री बिल्कुल सही लिखा हुआ है ना, ये सही हो जाएगा। कवि इस प्रकार से होता है, तो आप ये मत सोचना कि वह में यहाँ पे मात्रा होगी, क्योंकि ये कवय से बना है, कवय इत्री, तो ये क्या हो जाता है, कवयित्री, ठीक है, इस प्रकार से होगा, है ना, तो कवित्री बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो ये शुद्ध वर्तनी पूछा है तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। बीमार गलत है, देखिए बीमार होना बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है, कैसी बात है, बड़ी बात है, बड़ी बात है मतलब कि बड़ी ही आएगा, है ना, छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है तो बड़ी आएगा, बीमार, तो ये हो जाएगा बीमार, छोटी ही नहीं होगा। पड़ोसी एक ही होगा, पड़ोसी एक ही होता है, अच्छा, बाकी तो सबसे आप झगड़ा करते रहते हो,
है ना। तो पड़ोसी एक ही अच्छा है, डबल नहीं होना, एक ही होना, ठीक है। प्रतिभूति, तो ये है गलत है। प्रति तो बिल्कुल सही है, उपसर्ग, और ये होता है भूति, है ना। तो ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही हो गया, और कवित्र सही लिखा हुआ है। शुद्ध शब्द है, बताइए इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा। सामग्री नहीं होता है, क्या होता है, सामग्री होता है ना, ये सही। प्रदर्शनी नहीं होता है, प्रदर्शनी, ठीक है, प्रदर्शनी हो जाएगा, ये भी सही है। अनुग्रहित बिल्कुल सही लिखा हुआ है ना। अगर ये होता अनुग्रह, तो यहाँ पे र होता, और जैसे इत लगा तो री हो गया रहा था, ठीक है। तो दोनों शब्द कैसे सही है। तृतीय गलत है, तृतीय होगा, बड़ी ई लगेगी, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, बाकी तीनों गलत दिए हुए हैं। सख्य भाव मिश्रित अनुराग, सख्य भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहते हैं, वाक्यांश में शब्द बताइए। क्या इसको प्रेम कहेंगे, नहीं। स्नेह कहेंगे, नहीं। सख्य भाव कहेंगे क्या, तो सख्य भाव मिश्रित अनुराग कहा है ना। तो यहाँ सख्य भाव नहीं होगा, प्रणय कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, प्रणय। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ऑप्शन में तो आप यही सोचेंगे सख्य भाव दिया तो यही होना चाहिए, बाकी का पता नहीं है, तो आप यही सोचेंगे, लेकिन ये होगा प्रणय। प्रणय होता है जो सखा भाव के साथ में अनुराग होता है। जिसके बराबर कोई ना हो, है ना, जिसके बराबर कोई ना हो, इसके लिए आपको एक शब्द बताना है वाक्यांश के लिए। तो विलक्षण नहीं होगा, अनुपम हो जाएगा, क्योंकि बना किससे है, अन और उप और मा से। और ये उपमा जब बन जाता है मतलब किसी की तुलना करना, और अन लग गया तो अन लगने से म का लोप हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, अनुपम बन जाएगा। अनुपम मतलब जिसकी तुलना ना हो सके, मतलब जिसके बराबर कोई ना हो, तो उसकी तुलना ही नहीं होगी, तो ये अनुपम हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन सही। असाधारण नहीं होगा, लोको लोकातीत भी नहीं होगा। जिसका जन्म ना हुआ हो, वाक्यांश के लिए शब्द बताइए। जिसका जन्म ना हुआ, अजात शत्रु, तो जिसके शत्रु का जन्म ना हुआ हो उसको कहते हैं अजात शत्रु। स्वयंभू जो स्वयं जन्म लिया हो, अजर जो कभी बूढ़ा ना हो, है ना। अजन्मा, जिसका जन्म ही ना हुआ तो क्या हो जाएगा, अजन्मा हो जाएगा। स्थावर का विलोम बताइए, क्या हो जाएगा। सचल का अचल हो जाता है, चंचल का जड़ हो जाएगा, चेतन का अचेतन हो जाएगा, स्थावर का क्या हो जाएगा, जंगम हो जाएगा। स्थावर का विलोम क्या हो जाएगा, जंगम हो जाएगा। ग्रस्त का विलोम शब्द है, ग्रस्त का विलोम क्या हो जाएगा, किसी चीज से ग्रस्त है मतलब उससे बंधा हुआ है व्यक्ति, तो उसका विलोम क्या हो जाना, मुक्त हो जाना। तो क्या हो जाएगा, इसका विलोम मुक्त हो जाएगा। जैसे वो कोई है पूरा शराब से ग्रस्त है, तो उससे मुक्त हो गया तो शराब मुक्त हो गया, तो मुक्त हो जाएगा। तो ग्रस्त का विलोम क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। सुप्त नहीं होगा, सुप्त का जागृत हो जाता है। लुप्त का क्या हो जाएगा, लुप्त का व्यक्त करना हो जाएगा, किसी चीज का लुप्त मतलब लुप्त रखना, व्यक्त करना। ग्राह्य का क्या हो जाएगा, देय हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में इसका सही नहीं होगा, ग्रस्त का मुक्त हो जाएगा। विलोम शब्द युग्म है, विलोम शब्द युग्म है, इसमें से विलोम युग्म कौन सा है। तो हिंसा का विलोम प्रतिहिंसा होगा क्या, नहीं। प्रति लगने से भी हिंसा ही हो रही है, हिंसा करना, प्रतिहिंसा मतलब विशेष रूप से और हिंसा करना, तो आपस में क्या है, समानार्थी है, तो ये विलोम युग्म नहीं है। हास परिहास, हास परिहास करना मतलब हंसी उड़ाना, मजाक करना, तो ये भी आपस में क्या है, समानार्थी है, तो विलोम युग्म नहीं है। मान सम्मान, मान और सम्मान एक ही बात है,
तो ये क्या हो जाएगा, विलोम नहीं है। इसका क्या होगा विलोम, अपमान हो जाएगा। हास परिहास का क्या हो जाएगा, रुदन हो जाएगा। हिंसा प्रतिहिंसा का क्या हो जाएगा विलोम, अहिंसा हो जाएगा। वादी और प्रतिवादी ये बिल्कुल विलोम युग में है, यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। भ्रमर का पर्यायवाची नहीं पूछा है, ठीक है। आली किसको कहते हैं, सखी को कहते हैं। फिर यही होता अली, तो अली किसको कहते हैं, भौरे को। भौरे को मतलब कि भ्रमर को। तो भ्रमर को भौरा भी कहते हैं, मिलिंद भी कहते हैं, मधुकर भी कहते हैं और भ्रंग भी कहते हैं, ठीक है। तो तीनों तो पर्यायवाची है, आली नहीं होगा। आली किसका होता है, सखी का होता है। तो यहाँ पे हमारे पास पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि भ्रमर का पर्यायवाची नहीं पूछा है, तो आली जो है वो सखी का पर्यायवाची है। यमुना का पर्यायवाची है, बताइए यमुना का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, कालिंदिनी, भागीरथी, यामिनी, कालिंदी, क्या हो जाएगा। तो कालिंदिनी कोई शब्द ही नहीं होता है, ये वर्तनी अशुद्ध है। भागीरथी किसका होता है, गंगा का होता है। यामिनी किसका होता है, तो रात्रि का होता है। कालिंदिनी किसका होता है, यमुना का होता है। ये हो जाएगा हमारे पास में चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, शंकर का पर्यायवाची नहीं है, नहीं पूछा है कि शंकर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। ललाटाक्ष, तो ये है ललाट। ललाट का अर्थ क्या होता है, माथा। और अक्ष या फिर अक्षी, दोनों का अर्थ आंख में निकलता है, ठीक है। अक्ष जो है अनेकार्थी शब्द है, तो इसको और भी मीनिंग निकल जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे ललाट माथा मतलब कि अक्षी, जिसके माथे पर अक्ष हो, आंख हो। तो भगवान शंकर के माथे पे एक तीसरी आंख जो हम मानते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ललाटाक्ष किसका हो जाएगा, भगवान शंकर का पर्यायवाची हो जाएगा। गंगाधर, गंगा को धारण किए हुए अपने जटाओं में, इसलिए गंगाधर भी इसका पर्यायवाची हो जाएगा। त्रिलोचन, तीन लोचन के कारण हो जाएगा। शशधर किसका होता है, चंद्रमा का होता है। इसका होता है चंद्रमा, ये हमारे पास में सही हो जाएगा। अगर ये होता शशिधर, शश मतलब खरगोश, शश का अर्थ क्या हो गया, खरगोश। और खरगोश को धारण किए हुए कौन है, चंद्रमा है। चंद्रमा में हमको क्या दिखता है, इस प्रकार से ऐसे खरगोश का चित्र बना हुआ दिखता है, तो ये चंद्रमा हो गया। और शशि का अर्थ क्या हो जाता है, शश मतलब खरगोश, और शशि क्या हो जाएगा, जिसने खरगोश को धारण किया हो। तो शशि का अर्थ होता है चंद्रमा, चंद्रमा होता है। तो शशिधर मतलब चंद्रमा को धारण किए हुए, तो ये हो जाएगा भगवान शंकर, शंकर का। और शशधर है तो चंद्रमा का हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, अज्ञान का तद्भव शब्द है। अज्ञान का तद्भव क्या हो जाएगा, तो जैसे का वैसा बस ज्ञ को ज में बदल दो, तो ये बिंदी आ गई तो ये गलत हो जाएगा, तो अजान हो जाएगा, है ना। अजान, ये अरबी का अजान नहीं है ना, जो अजान शब्द होता है। ये अ और जान मतलब जानने वाला, और अ लग गया तो जो नहीं जानने वाला, वो हो जाएगा। तो अज्ञान भी वही है ना। ये भी नहीं होगा, ये अजाना भी नहीं होगा, ये हो जाएगा हमारे पास सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अहेर का तत्सम बताइए। अहेर का तत्सम क्या हो जाएगा, अरहर नहीं होगा, अहिर नहीं होगा, आषाढ़ नहीं होगा, आखेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आखेट। ये तत्सम हो जाएगा अहेर का। तद्भव शब्द नहीं है, बताइए इसमें से तद्भव शब्द कौन सा नहीं है। मतलब तद्भव नहीं पूछा है, तो इसमें एक संस्कृत शब्द जो कि तत्सम शब्द है।
गेहूं क्या है? तद्भव है। ये गोधूम का है, ये तो तद्भव है। देह, देह क्या है? संस्कृत शब्द है, तत्सम शब्द है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, तद्भव नहीं। धूल क्या है? ये भी तद्भव है। धूल भी क्या है? तद्भव है। तो जो देह है वो तत्सम शब्द है, तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन सही हो जाता है। देशज शब्द है, अब आपको बताना देशज कौन सा है। अफीम, तो अफीम विदेशी शब्द है। झोपड़ी क्या है? देशज शब्द है। नशा भी विदेशी है, तमाशा भी क्या है? विदेशी है। ये तीनों विदेशी है। जो झोपड़ी है वो क्या? देशज है। झोपड़ी के साथ में खिचड़ी हो जाएगा, खिचड़ी, लोटा ना, ढोर, ये क्या हो जाते हैं? देशज शब्द हो जाते हैं। राम आ रहा होगा वाक्य में काल है। होगा मतलब कि वर्तमान काल, और आ रहा होगा तो कंफर्म नहीं कि आ रहा होगा या फिर नहीं आ रहा होगा। हमने एक अंदाजा लगाया, जहाँ अंदाजा लगाया जहाँ पे क्या है? संदेह है, तो संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा, तो सामान्य भविष्य नहीं होगा, संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन सही। संदिग्ध भूत भी नहीं होगा, संभाव्य भविष्य भी नहीं होगा। मैंने यह पुस्तक पढ़ ली थी। पढ़ ली थी मतलब कार्य पूरा कर लिया था, तो पूरा हो गया मतलब पूर्ण, और थी मतलब कि भूतकाल, तो क्या हो जाएगा? पूर्ण भूत हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन सही है, पूर्ण नहीं होगा, संदिग्ध भी नहीं, आसन्न भी नहीं होगा। जिस वाक्य में क्रिया का सीधा फल कर्ता पर पड़े उसे कहते हैं, मतलब कि जो क्रिया है सीधी किस पे प्रभाव डाले? कर्ता पे। तो यहाँ पे कर्म गायब है, कर्म गायब है, जहां कर्म हो तो सकर्मक होती है, और कर्म नहीं हो, ये माइनस मतलब नहीं है, नहीं है तो वो क्या हो जाएगी? अकर्मक। तो सीधा प्रभाव अगर कर्ता पे आ रहा है तो यहाँ कर्म नहीं है। अगर क्रिया का प्रभाव कर्म पे पड़े तो सकर्मक होंगी, और क्रिया का प्रभाव कर्ता पे पड़े तो अकर्मक होंगी। तो सकर्मक नहीं होंगी, ये क्या होंगी? अकर्मक क्रिया। ये हो जाएगा हमारे पास में सेकंड ऑप्शन सही, बाकी ये गलत। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? सकर्मक मतलब कर्म होना चाहिए। अब मैं क्या करूं? इसमें कोई कर्म है क्या? नहीं है, तो ये अकर्मक क्रिया है। सांप रेंगता है तो रेंगना क्या है? अकर्मक क्रिया। बंदर केला खाता है, क्या खाता है? केला, तो केला यहाँ क्या है? कर्म है, तो ये क्या हो जाएंगी? सकर्म। तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन सही। घोड़ा दौड़ रहा है तो दौड़ना क्या होती है? अकर्मक क्रिया, तो ये भी सकर्मक नहीं है। तीनों में अकर्मक है, और इसमें क्या है? तीसरे वाले में सकर्मक क्रिया है। मोहन ने अविनाश को पढ़ाया, वाक्य में क्रिया है। मोहन ने अविनाश को पढ़ाया, तो को कारक किसका होता है? कर्म कारक का होता है। क्या जो अविनाश है ये कर्ता के रूप में नहीं है, ये किस रूप में आया है? कर्म के रूप में आया है। तो अविनाश यहाँ पे क्या है? कर्म का कार्य कर रहा है, तो ये क्या हो जाएंगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो संयुक्त नहीं, अकर्मक नहीं, क्या हो जाएगी? सकर्मक। तीसरा ऑप्शन सही। प्रेरणात्मक भी नहीं होंगी, क्योंकि प्रेरणात्मक के लिए क्या होना चाहिए? मोहन ने अविनाश को टीचर के द्वारा पढ़ाया, अध्यापक के द्वारा पढ़ाया, तब होता प्रेरणात्मक क्रिया। लेकिन यहाँ कर्ता स्वयं कार्य कर रहा है, यहाँ कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी और से कार्य करवाता है, किसी और को प्रेरित करता है, तो वो होती है प्रेरणात्मक क्रिया। आदर शब्द का विशेषण है। आदर शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? देखिए, अगर आपको पत्र वाले प्रश्नावली देखना है और पारिभाषिक शब्दावली, ये दोनों की अगर देखना है तो इस दोनों के ही क्वेश्चन करवाए मैंने एक वीडियो में, तो आप जाके देख सकते हो प्ले लिस्ट में, है ना, उसमें आपको काफी क्वेश्चन मिल जाएगी। आदर शब्द का विशेषण क्या होगा? आदरकारी, आदरकारी नहीं होता है।
आदर पूर्वक भी नहीं होगा, आदरणीय, आदरणीय सर, आदरणीय महोदय। तो आदरणीय क्या है, विशेषण का कार्य करता है और आदर से बना है, ये हो जाएगा आदर का विशेषण शब्द आदरणीय हो जाएगा। पशु शब्द का विशेषण है, पशु से क्या बनता, पाश्विक, पशुत्व क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा, पशुता भी भाववाचक संज्ञा, पशुपति संज्ञा हो गई, है ना। तो ये इसका विशेषण क्या होगा, पाश्विक हो जाएगा। ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नाक प्रत्यय नहीं है, जो नाक प्रत्यय है वो किसमें नहीं है ये बताना है। मैनाक में, दर्दनाक में, खतरनाक में, शर्मनाक में। तो ये क्या है, शर्म और नाक प्रत्यय है। खतरा और नाक प्रत्यय है। दर्द और नाक प्रत्यय है। मैनाक किससे बना है, मेनका और अप्रत्यय से क्या बन गया, मैनाक। तो इसमें नाक प्रत्यय नहीं है, इसमें अप्रत्यय है। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए, वर प्रत्यय नहीं है। अब वर प्रत्यय किसमें नहीं है ये बताना है। ताकतवर, ताकत और वर है इसमें वर प्रत्यय। मान्यवर में मान्य और वर, इसमें भी वर प्रत्यय है। जोरावर में जोरा और वर, यहां भी है। कद्दावर, ये इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कद्दावर। तो इसमें क्या है, ये मूल शब्द है ना, इसमें वर प्रत्यय नहीं है। इसमें वर प्रत्यय नहीं है तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ना उपसर्ग नहीं है, ना उपसर्ग नहीं है, इसमें नहीं है ये बताना। नाजुक, नाखुश, नालायक, नापसंद। तो ना और जुक कुछ नहीं होता है, तो जो नाजुक है ये क्या है, मूल शब्द है। इसमें ना उपसर्ग नहीं है तो यही हो गया हमारे पास आंसर। नाखुश में क्या हो जाएगा, ना और खुश, इसमें है ना उपसर्ग। नालायक में क्या हो जाएगा, ना और लायक, तो यहाँ भी है ना उपसर्ग। ना पसंद में हो जाएगा ना और पसंद, तो इसमें भी ना उपसर्ग है। जो नाजुक है वो मूल शब्द है, उसमें ना उपसर्ग नहीं है। प्र उपसर्ग है, बताइए प्र उपसर्ग किसमें है ये पूछा है। तो प्रश्न में है क्या, प्र उपसर्ग नहीं, ये तो मूल शब्द हो गया। प्रतिभा में है क्या, तो यह है प्र, और तिभा कोई शब्द नहीं होता है, ये प्रति उपसर्ग है। और भा शब्द होता है, क्योंकि भा के साथ में आप आ उपसर्ग लगा के भा बनाओ तो ये क्या बनेगा, आभा बनता है। वी लगा दो तो क्या बनेगा, विभा बनेगा, है ना। अगर आपसे पूछ ले कि विवाह में उपसर्ग बताओ तो ये मत सोचना कि विवाह तो एक ही शब्द हो गया, इसमें भा निकाले तो भा का कोई अर्थ नहीं होता, ये मत सोचना। क्योंकि वी उपसर्ग लग रहा है, आ उपसर्ग लग रहा है, प्रति उपसर्ग लगा दो भा में तो क्या बन जाता है, प्रतिभा बन जाता है। प्र उपसर्ग लगा दो तो क्या बन जाता है, प्रभा बन जाता है। तो प्रभा हो गया, विभा हो गया, आभा हो गया, प्रतिभा हो गया, इसमें क्या है, भाव है। मूल शब्द क्या है, भा है। और आ उपसर्ग, वि उपसर्ग, प्रति उपसर्ग, प्र उपसर्ग। तो प्रतिभा में यहाँ पे प्रति उपसर्ग है, तो प्र पूछा है हमसे, है ना। तो यहाँ पे ये तो मूल हो गया। तो प्रतिभा में प्रति है, प्रतिकूल में क्या हो जाएगा, इसमें भी प्रति है। जब प्र निकाल लेंगे तो तिकुल कुछ नहीं होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, प्रति उपसर्ग है। प्रयोग, ये है प्र और योग, तो यहाँ पे प्र उपसर्ग है तो हमारे पास में चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी तीनों में प्र उपसर्ग नहीं है। वि उपसर्ग नहीं है, आपको बताना है कि वि उपसर्ग नहीं है तो किसमें नहीं है। विकल्प में है क्या,
तो ये है वी उपसर्ग और कल्प। इसमें है विकास में है क्या, तो वी और कास है, इसमें भी है। विदित में है क्या, तो ये होता है विद। विद मूल धातु होती है और इत प्रत्यय लगता है और बनता है विदित, तो इसमें भी उपसर्ग नहीं है, तो हो जाएगा सही। वितान में होता है वी और तान हो जाएगा, ये थर्ड ऑप्शन सही। मनोहर में संधि है, मनोहर में कौन सी संधि है। अब ओ की मात्रा दिखती है तो गुण संधि होंगी या फिर विसर्ग संधि होंगी। अगर गुण संधि है तो ये बदलेगा छोटा ऊ या बड़ा ऊ में, अगर विसर्ग संधि है तो बदलेगा विसर्ग। ठीक है, तो मन को निकाल दो और इधर हर को निकाल दो। अब सबसे पहले गुण संधि का देखेंगे, अगर ऊ लगाएंगे तो उहर कोई शब्द होगा क्या, नहीं होगा, मतलब कि उहर शब्द नहीं है तो इससे नहीं होगा। तब इसको हटा दिया तो गुण संधि हट गई, बचा विसर्ग संधि, तो ये लगाइए मनः और हर, इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। कौन सी संधि, विसर्ग संधि, गुण संधि नहीं होगी, बाकी ये तो होंगी नहीं। भुर्जित का संधि विच्छेद बताइए, भुर्जित का संधि विच्छेद क्या है। देखो गूगल पे सर्च करोगे हिंदी को तो बहुत सी चीजें गलत दी हुई है गूगल पे, तो उस पे मत जाइए, है ना। ये भुर्जित क्या होता है, भू मतलब भूमि जिसमें बड़ी होता है, और यह ऊर्जा से बना है ऊर्जित। ऊर्जा शब्द इस प्रकार होता है, और ईद प्रत्यय लगने से वैसी वृद्धि होती है, पहले से वृद्धि है, ये क्या हो जाएगा, ऊर्जित बन जाएगा, तो ऊर्जित शब्द होता है। तो दोनों इधर क्या होगा, बड़ा ऊ, दोनों ही बड़े ऊ मिलके क्या बनेगा, बड़ा ऊ ही बनेगा, तो क्या हो जाएंगे, दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, तो भुर्जित में कौन सी संधि है, तो भुर्जित में है दीर्घ स्वर संधि। ये भू और ऊर्जित दोनों ही गलत हुए हैं, ये भू तो सही है, ऊर्जित गलत है। भू और ऊर्जित, ये तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, बाकी ये चौथा भी गलत है, यहाँ पे भू में छोटा ऊ लगा है। ठीक है, तो हमारे पास तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है। दैत्यादि शब्द में संधि बताइए क्या हो जाएगी। एक तो हमको आ दिख रहा है, तो आ से हमको पता चलता है कि ये दीर्घ संधि होना चाहिए, और य के साथ आधा वर्ण दिख रहा है तो इससे यन संधि होना चाहिए, तब इसका संधि विच्छेद करेंगे, है ना। ये क्या होता है, शब्द होता है दैत्य, और अरि मतलब शत्रु। तो जो दैत्य मतलब राक्षसों के शत्रु है, मतलब दैत्यादि किसको कहते हैं, देवताओं का पर्यायवाची हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ का अ और यहाँ का अ मिलके क्या बन गया, आ बन गया, तो कौन सी संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी। इसमें कौन सी संधि होंगी, दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि नहीं, व्यंजन भी नहीं, यन भी नहीं। ठीक है, कौन सी हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि। दैत्य और अरि इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। देखिए, ये पारिभाषिक शब्दावली के ज्यादा प्रश्न आपको एक ही क्लास में मिल जाएगी, प्ले लिस्ट में आप जाके देख सकते हो, उसके साथ में पत्र के भी है। तार लेखन का अंग्रेजी शब्द क्या है, रिमाइंडर का क्या होता है, अनुस्मारक होता है। नोटिफिकेशन का क्या होगा, अधिसूचना होगा। टेलीग्राम राइटिंग होता है तार लेखन का। ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे, वाक्य में सर्वनाम है, क्या सर्वनाम क्या है, जैसा और वैसा है ना, जैसा और वैसा। ये क्या कर रहा है, एक दूसरे के संबंध को दर्शा रहा है। ये क्या हो जाएगा, प्रश्न तो नहीं कर रहा है, तो प्रश्नवाचक नहीं है, निजवाचक नहीं है, पुरुषवाचक नहीं है, क्या है, सर्व संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसा वैसा, है ना, जिसका उसका, ये किसमें आ जाते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम में। तो हो गया यहाँ पे सही, चौथा ऑप्शन। चलिए, ये लास्ट कक्षा थी, लास्ट प्रश्न था। अगर आपके पेपर परसों है तो आप बता दीजिए कमेंट में, तो कल मैं और एक क्लास ले। धन्यवाद।